प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं। propertychacha.com, जितना चाहो उतना कमाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा और मैं हूं सगुना। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री दिल्ली के विकास के लिए गगनचुंबी इमारतों को बेहद जरूरी बताते हैं, लेकिन दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित को ये इरादा ज्यादा नहीं जमता। हालांकि हाई राइज का चलन लगातार तेज होता जा रहा है। एनसीआर में खासकर नोएडा में तो एक के बाद एक कई बड़े बिल्डर्स ने सबसे ऊंची इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है। हाई राइज बिल्डिंग्स को दिल्ली का भविष्य बताया जा रहा है। हाई राइज को आने वाले वक्त में घरों की जरूरत पूरी करने का सबसे बेहतरीन जरिया कहा जा रहा है। शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की माने तो ऊंची इमारतें ही दिल्ली का भविष्य हैं। दिल्ली में लोगों को घर चाहिए तो शहर को ऊंचाई की तरफ विकास करना होगा, लेकिन घर दिलाने के लिए सप्लाई के साथ ही उनकी कीमतों में कमी लाने की जरूरत होगी, जो ऊंची बिल्डिंग्स के भरोसे तो कतई मुमकिन नहीं, क्योंकि इनमें जो तकनीक इस्तेमाल होती है, इनमें जो लग्जरी सुविधाएं परोसी जाती हैं, उनके बाद इनमें बनने वाले फ्लैट्स की कीमतें इनकी ऊंचाई की तरह ही आसमान छूने लगती हैं। मेट्रो सिटी से अगर 100 किलोमीटर दूर की बात करेंगे तो हमें सस्ता अवेलेबल हो सकता है। अगर प्रॉपर मेट्रो सिटी की बात करते हैं, क्योंकि लैंड की कॉस्ट की वजह से जो जरूर इस तरह के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है या उसको थोड़ी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, लेकिन एक मेट्रो सिटी के नजदीक में इस तरह की डेवलपमेंट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर कॉस्ट जरूर एज कम्पेयर टू दी लो राइज थोड़ी कम ज्यादा होती है। आज की जो प्रेजेंट डिमांड है हाई राइज बिल्डिंग्स की है, क्योंकि स्पेस इज अ वेरी हाई कंस्ट्रेंट। जहाँ जगह नहीं मिलती वहाँ पे ऐसे हाई राइज बिल्डिंग होती है। और इसको अपार्ट फ्रॉम द मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न कंसेप्ट के अलावा इसमें जो ग्रीन एरिया मैक्सिमम रखा जाता है, और इसमें ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में मैक्सिमम पार्किंग फैसिलिटीज होती है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज होती हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की है, और इसमें जो भी फैसिलिटीज हैं स्पेस कंजर्वेशन को देखते हुए करी जाती हैं। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित हाई राइज बिल्डिंग्स को दिल्ली के विकास के लिए खतरनाक मानती हैं। उनके मुताबिक ऐसे घरों के लिए कहां से पानी आएगा और कैसे बिजली मुहैया कराई जाएगी, ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो वाकई ऐसी बिल्डिंग्स के निर्माण पर सवाल खड़े करते हैं। नोएडा में भी कुछ बिल्डर्स ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, लेकिन जब बात कीमतों की आती है तो इनमें फ्लैट्स खरीदने की हैसियत कुछ ही लोगों के पास होती है। एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने वाले बिल्डर्स में नोएडा में एसोटेक और सुपरटेक, गुड़गांव में रहेजा बिल्डर्स जैसे नाम शुमार हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स के बनने की रफ्तार इनकी कामयाबी पर सवाल खड़े करती है। आने वाले टाइम में वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि अगर हम हाई राइज की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि उस तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए भी नीड दी टेक्नोलॉजी। एक हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक हमें अच्छे एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है जिन लोगों ने इस तरह की बिल्डिंग बनाई हुई है। भारत में हाई राइज बिल्डिंग्स का आना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि किस कैटेगरी के लिए बन रहे हैं। ये इनमें जो फ्लैट्स बनते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। हाई राइज को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब ना तो इनकी वजह से अतिरिक्त सप्लाई आती है और ना ही कीमतों में कमी। ऐसे में किसके लिए इस तरह के घर बनाए जा रहे हैं और क्यों, ये समझना मुश्किल है। दरअसल हाई राइज एक शानदार कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सफल तभी हो सकता है जब सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट्स में दखल देकर ये सुनिश्चित करे कि आम आदमी का घर का सपना इनके जरिए पूरा किया जा सकता है। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर समीर कुमार, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग प्राइस ग्रुप से। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ में है मिस्टर सतीजा, प्रेसिडेंट हैं propertychacha.com से। आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम जानना चाहेंगे पहले समीर जी आपसे कि जिस तरीके से हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो काफी ज्यादा आजकल चलन में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? कितना ज्यादा जरूरी हो गया आज के टाइम में ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स का किसी भी शहर में होना? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश निरंतर रूप से तरक्की करता जा रहा है, और चाहे दुनिया में मंदी का दौर है पर हमारा देश फिर भी पिछले 5 सालों से पॉजिटिव ग्रोथ के साथ ही आगे बढ़ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जो दुनिया का फ्यूचर है, अभी पीछे मार्च 2012 में ब्रिक्स नेशंस का यहाँ पे समिट हुआ था इंडिया के अंदर। ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सबके हाई लेवल डिग्निटरीज आए थे यहाँ पर। तो जो फ्यूचर है दुनिया का वो ब्रिक्स नेशन है, और ये एक अनुमान है कि 2030 में जो पूरा ब्रिक्स नेशन है, ये 5 देश, ये दुनिया की जीडीपी को क्रॉस कर जाएंगे। और उसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
पर हम देखें जैसे कि 1947 से भारत देश आजाद है, पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम आज भी काफी पीछे हैं। ग्रोथ हमारी ज्यादा है, पर हमारी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कम है। उसके अलावा आज अगर हम देखते हैं तो दुनिया की 20% जनता जो पॉपुलेशन है वो भारत देश में रहती है। हम लोग 1.25 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं और ग्लोबल पॉपुलेशन पिछले साल दिसंबर में ही 7 बिलियन क्रॉस हो गई थी, 700 करोड़। तो हम लोग 125 करोड़ हैं, जो कि 700 करोड़ में से लगभग 18 से 19% आता है। और क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो हमारा देश दुनिया में 7वें नंबर पर है। तो क्षेत्रफल, हमारे पास स्पेस कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है हाउसिंग के लिहाज से। जी। और उसके अलावा सगुना, मैं आपका ध्यान और इस तरफ केंद्रित करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है, विकास जो है, जो हमारे देश के महानगर हैं उनको सेंट्रिक है। जो बी क्लास सिटी है, सी क्लास सिटी है, वहां से बहुत सारी पॉपुलेशन माइग्रेट होके दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ऐसे शहरों की तरफ आ रही है। तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मेट्रो सिटीज के अंदर, तो जो प्रेशर है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो बढ़ रहा है। तो उसका विकल्प यही है कि हम हाई राइज, ऊंची इमारतों की तरफ जाएं और उससे जो जमीन की समस्या है वो कुछ हद तक हल हो सकती है। जी, आप क्या कहेंगे सतीजा जी, यहाँ पर बाकी हाई राइज बिल्डिंग्स हमारे देश का भविष्य हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी सेक्टर? नहीं, भविष्य जरूर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इस टाइम जरूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग की। बिल्कुल जी। आम आदमी को अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए। जो किराएदार है, जिसके पास एक छोटा सा घर है, उसको दूसरा बड़ा घर चाहिए, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की है। और ये जो हाई राइज बिल्डिंग 81 मंजिला ये बिल्डिंग ला रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ उसके लिए एक सेगमेंट अलग सा होगा। उसमें जो लोग आएंगे वो अफोर्डेबल अपार्टमेंट वाले नहीं होंगे, और ज्यादातर जो डिमांड है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की है। इसके लिए क्या विकल्प है, ये हम पूछेंगे समीर जी से कि अफोर्डेबिलिटी की अगर बात की जाए तो क्या हाई राइज बिल्डिंग्स में और आपके वाले प्रोजेक्ट्स में एक आम मीडियम क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला इंसान जो है वो हाउस अफोर्ड कर भी पाएगा इस हाई राइज बिल्डिंग्स में, या फिर नहीं? सतीजा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब हम हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जितना हम ऊपर जाएंगे, पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या, कि ये किस तरीके का प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। ये एक 300 मीटर ऊंची इमारत है जिसके अंदर 81 मंजिल होंगी, और उसके ऊपर टॉप फ्लोर पे हमने एक हेलीपैड का प्रोविजन रखा है, ताकि हाई राइज का अगर हम देखेंगे आज की डेट में, अगर हम भारत के अंदर, अभी पीछे मुंबई के अंदर फायर का इंसिडेंट हुआ था और लोगों को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हाई राइज के अंदर ये चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारे देश की जो सुविधाएं हैं इन टर्म्स ऑफ फायर ब्रिगेड्स को लेके और फायर फाइटिंग को लेके, वो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है। तो हम ये प्रोविजन ये कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर कि इन द केस ऑफ फायर, हर पूरी बिल्डिंग को हमने 4 जोन में बांट दिया है, और उसको बांट के इस तरीके से किया है कि हर 20 मंजिल के बाद एक रिफ्यूज फ्लोर आए, जो कि सोशल लेवल की तरह भी काम करे और रिफ्यूज के लिए भी काम करे। तो सुविधाएं यहाँ पर आपने बढ़ाई हैं जी। तो अफोर्डेबिलिटी की और ज्यादा अब यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी आम इंसान के लिए? अफोर्डेबिलिटी नहीं, हम टारगेट कर रहे हैं हाई एंड लग्जरी सुपर ब्रांडेड ग्रीन रेजिडेंसी। यानी कि अफोर्डेबिलिटी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, ये आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं? हम इस मामले को नहीं उठाएंगे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर होता है, हर कैटेगरी की अपनी अलग अलग अफोर्डेबिलिटी है। ये जो प्रोजेक्ट है ये हम अपर सेगमेंट के लिए लेके आए हैं, लग्जूरियस सेगमेंट के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे हर यूनिट के अंदर हमने एक इन फ्लैट प्लंज पूल दिया है, जो कि टेरेस के ऊपर है, टेरेस गार्डन दिया है, उसके अलावा हेलीपैड है। उसके अलावा इसके अंदर हमने जो प्रोविजन किया है वो इस तरीके से है कि गेट की एंट्री से लेकर ऊपर हेलीपैड तक एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग है। उसके लिए हमने 111 लिफ्ट का इसके अंदर प्रोविजन किया है। हर डुप्लेक्स यूनिट के अंदर एक लिफ्ट है। पूरी इमारत के अंदर 11 हाई स्पीड एलिवेटर्स, हाई स्पीड लिफ्ट इसके अंदर चलेंगी। तो इसका जो डिजाइन है वो इस तरीके से किया गया है कि एक सुपर लग्जरी ब्रांडेड ग्रीन रेजिडेंस। बिल्कुल, तो यहाँ पर लग्जरी का, कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है, और ऐसे में जो अफोर्डेबिलिटी है वो फैक्टर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी के बारे में कि जो लोग वाकई यहाँ पर एक मकान लेना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या समाधान है। चर्चा हमारी जारी है, अब बने रहिए और देखते रहिए प्रॉपर्टी मंत्रा। आज
आज हम बात कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं इस हफ्ते प्रॉपर्टी की दुनिया की कौन सी खबरें सुर्खियों में छाई रही। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन में किसानों ने एक बार फिर से हंगामा किया। किसानों ने मुआवजा न मिलने पर कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में जाकर काम रुकवा दिया। बिल्डर्स ने किसानों के इस रवैये पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुरक्षा देने की मांग की है। अथॉरिटी ने किसानों को चेतावनी देते हुए इस तरह की हरकत से बाज आने को कहा है। गुड़गांव टोल प्लाजा पर वाहनों का इंतजार और कम हो जाएगा। टोल ऑपरेटर ने टोल लेन की संख्या मौजूदा 16 से बढ़ाकर 19 करने का फैसला किया है। तीनों नई लेन पर काम भी शुरू हो चुका है। नई लेन में से 2 लेन मानेसर की तरफ बनाई जाएंगी, जबकि एक दिल्ली की तरफ होंगी। गुड़गांव और एनसीआर के फ्लैट बायर्स एसोसिएशन ने मिलकर एक संगठन बनाया है जो फ्लैट बायर्स को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाएगा। ये संगठन फ्लैट खरीदारों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा और बिल्डर्स के संगठन क्रेडाई और नरेटको के साथ मिलकर काम करेगा। NH24 में ट्रैफिक को आराम से चलाने की अथॉरिटी की कवायद पचड़ों में फंस गई है। अथॉरिटी ने जिस जगह पर अंडरपास और क्लोवर व्हील्स फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई है, उसके लिए CISF की जमीन की जरूरत होगी, लेकिन CISF के साथ संयुक्त सर्वे का काम कई बार की कोशिशों के बावजूद अथॉरिटी कर नहीं पाई है। NH1 और NH10 को जोड़ने के लिए बाहरी दिल्ली में एक एक्सप्रेसवे बनाए जाने की योजना है। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो जाएगा। ये घेवड़ा मोड़ से सिंधु बॉर्डर के दरमियान KMP के समांतर होगी, जिससे करनाल नांगलोई रोड और बहादुरगढ़ रोड पर ट्रैफिक में सुधार होगा। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। इस वक्त हम कर रहे हैं बात प्रॉपर्टी मंत्रा में हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में और यहाँ पर लग्जरी अपार्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं ब्राइस ग्रुप। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सतीजा। उनसे हम कर रहे हैं इस चर्चा को, उनसे हम कर रहे हैं बात इस पूरे मसले के बारे में। यहाँ पर बात हो रही थी अफोर्डेबिलिटी के बारे में। यहाँ पर प्राइस मैटर करता है, एरिया मैटर करता है और एक आम इंसान को चाहिए कि उसके बजट में उसको मकान मिल सके, लेकिन बन रही है सारी हाई राइज बिल्डिंग्स। तो फिर एक जो आम इंसान है वो कहाँ पर जाए, उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, हाई राइज बिल्डिंग सारी नहीं बन रही। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग बहुत कम है और ये एक डिफरेंट सेगमेंट के लिए है। ये उनके लिए है जो सुपर लग्जूरियस चाहते हैं, बड़ा फ्लैट चाहते हैं, ना कि 800 फुट का या 2000 फुट का। 3200 स्क्वायर फीट का फ्लैट 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली, कम से कम जो फ्लैट अवेलेबल होगा, जो अपार्टमेंट अवेलेबल होगा, वो 3 करोड़ रुपए का होगा और सबसे बड़ा फ्लैट जो है वो लगभग 10 करोड़ रुपए का होगा, जिसका एरिया 8500 स्क्वायर फीट होगा और स्काई विला के नाम से होगा। ये बिल्डिंग बिल्कुल डिफरेंट लोगों के लिए है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नहीं है, उससे हटकर है। और अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर तो 800 फुट का, 1000 फुट का है और ऐसे फ्लैट्स बहुत अवेलेबल है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काफी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है और उसमें बुकिंग जारी है। लेकिन मैं जहां तक इनके प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल डिफरेंट हाई इनकम ग्रुप के लिए है। हाई इनकम ग्रुप से भी कोई बड़ी इनकम ग्रुप वाला अगर होगा तो वो इस फ्लैट में आएगा, लेकिन फैसिलिटीज इसमें बहुत ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट में अगर किसी ने अपने आप को इन्वॉल्व करना है या बुक करना है तो मैं ये भी चाहूंगा कि डेप्थ तक जाए, देखिए इसमें क्या है, देखने के बाद अपना फैसला लें। जी, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है तमाम बातों को ध्यान में रखना। और जहाँ तक बात है गुड़गांव की, तो वहाँ पर हमने कई बार ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स देखी हैं, लेकिन नोएडा में कम से कम अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट्स काफी कम हैं। तो जो आपका प्रोजेक्ट है नोएडा में, आप इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आपको उम्मीद है कि आपको बायर्स मिल पाएंगे उस हिसाब से, और पोजीशन आप कितनी टाइमली दे पाएंगे अपने बायर्स को? जी, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसको शुरू करने से पहले लगभग मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग की एक 3D बनाई और हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हम पिछले 12 महीने से, मैं, मेरे MD मिस्टर राहुल गौर, हमारी डायरेक्टर मिस्टर नवनीत, अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग इसकी रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद ये बिल्डिंग डिजाइन हुई है। उसके अलावा इसके अंदर हमने सबसे पहले ये चूज किया कि कौन सी जगह इसको लिया जाए। तो बेस्ट लोकेशन जो हमें लगी दैट इज द स्पोर्ट्स सिटी, जो कि सेक्टर 150 नोएडा में है एंड दैट इज ऑन डॉट एक्सप्रेस वे के ऊपर है। और अगर मैं ये आपका ये गौर दिलाना चाहूंगा कि कोई भी जगह अच्छी या बुरी नहीं होती। गुड़गांव की अपनी अलग एक एडवांटेज है, बट नोएडा की एक अलग अपनी एडवांटेज है। जो फ्यूचर है वो कंट्री का, वो एक्सप्रेस वे है। बिकॉज आप देखेंगे जितने भी टूरिस्ट, बिकॉज आज की डेट में हमारे भारत सरकार अतिथि देवो भव का जो मूवमेंट है उसके साथ ये फोकस किया गया है कि बहुत सारे
जो फॉरेन टूरिस्ट है वो हमारे देश में आए। तो जितने भी हमारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, चाहे एनआरआई आते हैं, वो आगरा देखने जरूर जाते हैं। तो आगरा जाने का बेस्ट लोकेशन, बेस्ट रास्ता यही है। तो देश का फ्यूचर जो है वो एक्सप्रेस वे है, जो कि दिल्ली से लेके ताजमहल आगरा तक जाता है। तो उसके एक्सप्रेस वे के बेस्ट लोकेशन स्पोर्ट्स सिटी, और जो कि बिल्कुल हमारा फॉर्मूला 1 ट्रैक के पास है, वहां पे हमने इसको पर्पसली चूज किया। लोकेशन को लेकर काफी ज्यादा आपने यहाँ पर स्ट्रैटेजी होने की कोशिश की है जी। और उसके अलावा जो पूरा स्पोर्ट्स सिटी है वो, मैं आपको ये भी एक ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये पूरा लो डेंसिटी कॉम्प्लेक्स है। और स्पोर्ट्स सिटी के अंदर हमारी बिल्डिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स सिटी के अपने एडवांटेज हैं, जैसा कि उसके अंदर एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम एंड अकेडमी होगा, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और अकेडमी होगा, फुटबॉल स्टेडियम होगा, गोल्फ 9 होल गोल्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। तो जो लोग वहां पे रहेंगे उनको खाली एक लग्जरी ही नहीं, लग्जरी के साथ साथ पूरे जो उनके फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए पूरे स्पोर्ट्स का ध्यान रखा गया। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर हर तरीके की सुविधा को देने की कोशिश की जा रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जारी है हमारी ये चर्चा। बने रहिए दिल्ली आज तक के संग। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बात यहाँ पर हो रही है आज हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में, और इससे पहले समीर जी, कई ऐसे हैं डेवलपर्स, एसोटेक टू नेम अ फ्यू, जिन्होंने दावा किया था कि वो हाई राइज बिल्डिंग को लॉन्च करेंगे, पर पोजीशन उसका अभी तक मिल नहीं पाया है। तो पोजीशन को लेकर यहाँ पे एश्योरेंस क्या देंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, जो ब्राइस ग्रुप है, इनके जो प्रमोटर, हमारे जो प्रमोटर हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राहुल गौर, ही वाज द प्रमोटिंग डायरेक्टर ऑफ गॉर्सन्स। और गॉर्सन्स का नाम पूरे एनसीआर में सब लोग जानते हैं, जिन्होंने अभी तक 9000 फ्लैट्स दे चुके हैं। तो ये उसी अपनी इमेज को कैरी करके आगे लेके आ रहे हैं। और ब्राइस ग्रुप का जो मकसद है वो लग्जरी हाउसिंग के ऊपर है। इसके लिए हमने इतना स्टडी किया है कि हमारा डिजाइन रेडी है और इसका पोजीशन हम 48 मंथ में, मतलब 48 मंथ्स में पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने जो टीम ली है वो दुबई से है, एंड दुबई यू नो इज द कैपिटल ऑफ हाई राइज। पूरे दुनिया की जो सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग इंक्लूडिंग बुर्ज खलीफा, वो हमारी उनकी जो जिन्होंने काम किया है वहां पर, वो हमारी टीम में है। तो यानी कि लोग यहाँ पर अश्योर रहे पोजीशन को लेकर। आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मतलब ये यकीनन आप कह रहे हैं कि 48 महीने में हर कीमत पर ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो जाएगी? हर कीमत पर। और इसके साथ साथ ही हम लोग जो है, पहली बार है नोएडा के इतिहास में कि हम लोग कोई भी प्लान, अपना जो पेमेंट प्लान है वो डाउन पेमेंट या फ्लेक्सी ऑफर नहीं कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ही देना चाहते हैं अपने कस्टमर को। ये एक अलग से एक एश्योरेंस है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन मूव करे तभी आप हमको पैसा दें, हम पहले पैसा नहीं चाहते। हम ओनली एक ही प्लान हमने रखा है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। जी जी सर, यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे थोड़ा हटकर है, वो ये है कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो डेवलपर्स के द्वारा जो लेटर्स दिए जाते हैं अलॉटमेंट के, उसमें फ्लैट्स की कीमत कभी भी बढ़ाने का क्लॉज भी शामिल कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी मैं चाहूंगी आपसे। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, डेवलपर्स को बिल्कुल नहीं चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट में जब प्राइस डिक्लेयर कर देते हैं तो उस प्राइस के बाद किसी भी टाइम प्राइस बढ़ा दें। कुछ भी किसी भी बात को आड़ में लेके और प्राइस बढ़ाया जाए तो वो एक नाजायज है, एक गलत तरीका है। ये तो प्राइस जो फिक्स की गई है पहले दिन ब्रोशर में एक बार, मैं चाहूंगा कि वही प्राइस जब तक आपने पोजीशन देना है तब तक सेम रहनी चाहिए। अब इनको ये विश्वास दिलवाना होगा हमारे बायर्स को और व्यूअर्स को कि ये प्राइस कभी चेंज नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, 48 मंथ्स में आप पोजीशन देंगे। मैं मानता हूं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको बायर भी मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, 81 मंजिला प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बहुत बढ़िया ये चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, बिल्डर्स के प्रति विश्वास नहीं जमता। 35 मंजिला का पोजीशन अभी हुआ नहीं, 81 मंजिला शुरू हो रही है, इसका क्या पोजीशन टाइम पे मिलेगा? कुछ भी हो सकता है। अगर बायर आपको ना मिले और 10 बायर मिले आउट ऑफ 285, तो आप कैसे प्रोजेक्ट को 48 महीने में पूरा करेंगे? और जो बुकिंग 100 फ्लैट्स की होगी उनको कैसे 285 की ना होने पर अपार्टमेंट की पोजीशन मिल जाएंगे? इस बारे में आपको चाहिए, आप अपनी वेबसाइट में डिक्लेयर करें, सिस्टमेटिकली आप अलॉटमेंट लेटर को भी डालें, ताकि जो भी 3 करोड़ रुपए का फ्लैट लेना चाहता है उसको क्लैरिटी जरूर से ज्यादा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि प्रोजेक्ट कामयाब हो। और यहाँ पे जरूरी है कि आप लोग भी फ्लैट बुक करवाने से पहले हर चीज को प्रॉपर्ली स्टडी करें, वेबसाइट पर जाएं, बिल्डर से मिलें और अश्योर होकर ही वहां पर अपना गाढ़ी कमाई का पैसा लगाएं। आप दोनों का शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें मेल करके या फिर फोन करके पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है askme@propertychacha.com और हमारा फोन नंबर है 9871372372।
प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक